सोचिए, एक जमीन जहां से तारीख ने बोलना सीखा। सोचो, ये जमीन, ये वो जगह है जहां तारीख ने अपनी जबान पैदा की। ये जमीन तारीख की गवाह है। ये मिस्र की कहानियां सदियों से जिंदा है। जहां दरिया सिर्फ पानी नहीं था, जिंदगी था। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं, यही हमारी सांस है। जिस साल नील ना बहे उस साल भूख आती है। जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं थे, कुदरत को चैलेंज थे। ये पत्थर पहाड़ों से काटे गए हैं। ये कुदरत को चैलेंज करने के लिए है कि देखो हम कितना ताकतवर। ये मिस्र है, दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे जिद्दी तारीखों में से एक। यहाँ बादशाहत थी, लेकिन साथ में गुरूर भी। ये जमीन मेरी है, ये लोग मेरे हैं, मेरा हुक्म ही सबसे बड़ा कानून है। आपकी मर्जी ही हक है ऐ सुना फिरौन। है महल में आज फिर कुछ होने वाला है। फिरौन के मुंह ठीक नहीं लगते। कहते हैं वो खुद को खुदा कहता है। ऐसी बातें ऊंची आवाज में मत कहो। यहाँ इल्म था, लेकिन साथ में जुल्म भी। अगर इल्म सच है तो सच बोलना जुर्म क्यों है? सच वही है जो हुक्म दिया गया है। कुरान मिस्र का जिक्र सिर्फ एक मुल्क के तौर पर नहीं करता, बल्कि एक सोच के तौर पर करता है। एक ऐसी सोच जहां ताकत इतनी बढ़ गई कि इंसान खुद को खुदा समझने लगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, जो मेरी बात मानेगा महफूज रहेगा। फिरौन सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक निजाम था, एक सोच जो कहती थी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और यहीं से मिस्र की असल कहानी शुरू होती है। एक तरफ महलों की रोशनी थी और दूसरी तरफ गुलामी की अंधेरी रात। एक तरफ ताज और तख्त और दूसरी तरफ बेजुबान लोग जो सिर्फ सब्र करते थे। मैं तुम्हारा हुक्मरान हूँ, जो मैं कहूँ वही कानून है। हम कुछ नहीं कहते। यहाँ सिर्फ मेरी आवाज चलेगी। फिर अल्लाह ने इसी जमीन पर अपनी कुदरत दिखाई। दरिया फट गया, ताकत टूट गई, और वो जिसे अपनी बादशाहत पर यकीन था, उसका जिस्म पानी में गुम हो गया। मिस्र की तारीख सिर्फ पिरामिड्स की कहानी नहीं, ये गुरूर के अंजाम की कहानी है। कुरान का पैगाम ये नहीं कि मिस्र बुरा था, पैगाम ये है कि जब कोई कौम अपनी ताकत को इंसाफ से ऊपर रख दे, तो फिर जमीन भी गवाही देती है और आसमान भी फैसला सुनाता है। ये मिस्र की कहानी है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये कहानी सिर्फ फिरौन तक थी या फिर हर दौर के फिरौन के लिए है। वीडियो के आखिर तक रहिए, क्योंकि मिस्र की तारीख सिर्फ गुजरी हुई नहीं, शायद आज भी जिंदा है। मिस्र की कहानी किसी बादशाह से शुरू नहीं होती, किसी जंग से भी नहीं। मिस्र की कहानी नील दरिया से शुरू होती है। इस दरिया के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। नील दुनिया का सबसे लंबा दरिया, और मिस्र के लिए सिर्फ पानी का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी। हर साल नील अपनी हद से बाहर आता था, पानी खेतों में फैल जाता था, और जब पानी वापस जाता तो जमीन पर काली जरखेज मिट्टी छोड़ जाता। इसी मिट्टी की वजह से मिस्र के लोग गेहूं, जौ, सब्जियां उगाते थे, और इसी वजह से मिस्र रेगिस्तान के बीच एक हरी भरी तहजीब बन गया। मिस्री लोग कहते थे, जिस साल नील ना आए उस साल जिंदगी ना आए। पिछली दफा पानी कम था। इसलिए नील सिर्फ दरिया नहीं था, वो मिस्र का दिल था। नील के किनारे छोटी छोटी बस्तियां बसनी शुरू हुई। लोग खेती करते, मछली पकड़ते, और धीरे धीरे गांव शहरों में बदलने लगे। यहीं से एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन पैदा हुई। मिस्री लोग बहुत ज्यादा मुनज्जम थे। उन्होंने कैलेंडर बनाया, दिन और रात का हिसाब रखा। देखो, जब शैडो यहाँ तक पहुँचता है तो दिन का हिसाब पूरा होता है। और लिखने के लिए हायरोग्लिफ्स इस्तेमाल किए, यानी तस्वीरी लिखाई।
ये हर नादी और खेती का हिसाब रखता है और इससे हम हर महीने के काम तय करते हैं। तस्वीरी लिखाई यानी हायरोग्लिफ्स सब समझ सकते हैं। उनके लिए जिंदगी सिर्फ आज तक महदूद नहीं थी, वो हमेशा मरने के बाद के बारे में सोचते थे। हम सिर्फ आज के लिए पैदा नहीं हुए, मरने के बाद भी सफर जारी रहता है, इसलिए हम अपनी जिंदगी का हिसाब रखते हैं। मिस्री यकीन रखते थे कि मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि अगला सफर है। उनका मानना था कि इंसान के अंदर रूह का होती है और मौत के बाद ये रूह वापस जिस्म को पहचानती है। इसीलिए जिस्म का महफूज रहना बहुत जरूरी समझा जाता था। यहीं से ममिफिकेशन का कॉन्सेप्ट आया। लाश को खास तरीके से संभाला जाता, अंदर के आज़ा निकाले जाते, जिस्म को नमक से सुखाया जाता और फिर कपड़ों में लपेट दिया जाता। कब्र में खाना, सोना, जेवर और रोजमर्रा की चीजें रखी जाती। क्यों? क्योंकि मिस्री समझते थे कि मरने के बाद इंसान फिर जिंदा होगा और उसे इन चीजों की जरूरत होगी। ये जिस्म सिर्फ मिट्टी नहीं, जब रूह वापस आएगी ये इसे पहचान लेगी। हम सिर्फ आज के लिए पैदा नहीं हुए, मरने के बाद भी सफर जारी रहता है, इसलिए हम अपनी जिंदगी का हिसाब रखते हैं। मिस्र की जमीन पर फिरौन सिर्फ एक बादशाह का नाम नहीं था, ये एक टाइटल था जो सुप्रीम रूलर को दिया जाता था। लेकिन वक्त के साथ ये टाइटल सिर्फ हुक्मरानी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि एक अकीदा बन गया। एंशिएंट इजिप्शियंस के नजदीक फिरौन एक जमीनी खुदा था जो दुनिया के हर निजाम का कायम रखने का जिम्मेदार था। लोग समझते थे कि उसके हुक्म से फसल अच्छी होगी, पानी बारिश करेगा और कौम की जिंदगी में ऑर्डर रहेगा, और जो भी इसके बगैर होता उसे फिरौन की ताकत या गलत फैसला समझा जाता। यही वो वक्त था जब इंसान का गुरूर इंसानी हद से बाहर निकलकर खुदा बन गया। फिरौन का घर सिर्फ एक महल नहीं था, यही उसकी शान और ताकत का निशान था। उसके लिए पिरामिड्स और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाए गए ताकि हर नस्ल को दिखाया जा सके कि मिस्र का हुक्मरानी सिर्फ इंसानी कुदरत से नहीं बल्कि एक डिवाइन हक से है। उसके लिए लोगों की जिंदगी का हर पहलू कंट्रोल किया जाता, हर काम उसकी रजा के मुताबिक होता और हर इंसान को पता था कि उसका हुक्म हर कानून से ऊपर है। फिरौन की जिंदगी शहरों और महलों की रोशनी में घिरी हुई थी, लेकिन इस रोशनी के पीछे जुल्म और गुरूर का अंधेरा था। मिस्री लोगों का यकीन था कि मौत के बाद जिंदगी है और इंसान का असली इम्तिहान यहाँ नहीं बल्कि अगले सफर में है। इसीलिए फिरौन अपने मरने के बाद भी इमोर्टैलिटी के लिए मॉन्यूमेंट्स और पिरामिड्स बना रहा था। हर पत्थर, हर आर्किटेक्चर का मकसद ये था कि लोग उसके नाम को याद रखें और मौत भी उसकी शान को मिटा ना सके। उसकी ताकत और गुरूर का निशान यही पिरामिड्स हैं जो आज भी दुनिया के सामने खड़े हैं और हर विजिटर को ये बताते हैं कि इंसान अपनी कुदरत पर इतना फख्र कर सकता है कि खुदा बनने का घमंड कर बैठे। लेकिन फिरौन का गुरूर सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और ताकत तक महदूद नहीं था। उसका ताकत और इकबाल लोगों की जिंदगी को भी शेप देता था। लोग उसके हुक्म से खेती करते, उसके हुक्म से मछली पकड़ते और उसके हुक्म से अपनी जिंदगी के हर पहलू का फैसला लेते। अगर लोग खुश होते तो फिरौन की ताकत की मिसाल दी जाती, और अगर लोग बेहाल होते तो फिर भी फिरौन की कुदरत को ब्लेम नहीं किया जाता। यही वो वक्त था जब इंसान का गुरूर इंसानी हुदूद से बाहर निकल गया और एक इंसान खुदा बन गया। फिरौन का गुरूर और डिवाइन क्लेम लोगों के जहन पर ऐसा छाया हुआ था कि मिस्र की जमीन का हर पहलू उसकी हुक्मरानी का निशान बन गया। हर शहर, हर महल, हर मॉन्यूमेंट और हर रास्ता उसके नाम का गवाह था। फिरौन के हुक्म से सिर्फ फसल और पानी नहीं चलते, बल्कि इंसानों के जहनी और रूहानी रिश्ते भी शेप होते। उसके खिलाफ आवाज उठाना नामुमकिन था और लोग उसके सामने सिर्फ झुकते और तस्लीम करते। यही गुरूर था जो इंसानी कुदरत को डिवाइन क्लेम तक ले गया। फिरौन का अंजाम भी इस गुरूर के साथ जुड़ा हुआ था। मिस्र की तारीख, पिरामिड्स और मॉन्यूमेंट्स के बावजूद कुरान हमें याद दिलाता है कि जब भी इंसान अपनी ताकत और हुक्मरानी को हक समझता है और इंसाफ को भूल जाता है तो फिर कौम का निजाम टूट जाता है। फिरौन के मौसम का इंतजाम करने वाला नील भी, जो पहले मिस्र की जिंदगी का सोर्स था, उसी का अंजाम बन गया। उसकी ताकत और गुरूर के सामने कुदरत भी उसके लिए फायदामंद नहीं रही
اور اس کا قبر اور نام پیرامڈز کے اندر بھی اس کے غرور کا ثبوت بن گئے۔ اور یہ ہے فرعون کا اصل پیغام۔ طاقت اگر انصاف کے بغیر چلائی جائے تو انسانی غرور خود انسان کو گرا دیتا ہے۔ مصر کی زمین اور نیل کا پانی، پیرامڈز اور مونیومنٹس سب ایک ساتھ ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ انسان کا غرور اور خود کو خدا سمجھنا، چاہے وہ کتنا بھی لمبا اور طاقتور کیوں نہ ہو، ایک دن اس کے لیے خود اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ تھی مصر کی تاریخ، نیل کے پانی سے شروع ہونے والی کہانی پیرامڈز کے غرور سے گزرتی ہوئی اور پھر زوال کے اس موڑ پر ختم ہوتی ہوئی جہاں طاقت خود اپنے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ لیکن مصر کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے مصر کے سب سے بڑے فرعون کو اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک کہانی جو طاقت اور حق کے درمیان سب سے بڑی ٹکرار بن کر سامنے آتی ہے۔